हेलो दोस्तों, वेलकम टू थिंक स्मार्ट आर्ट कॉम क्लासेस। आज हम करने वाले हैं सत्ता की साझेदारी चैप्टर के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो अगर आप यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो आपका और आप चाहते हैं कि इस चैप्टर से जो भी एमसीक्यू आए एक नंबर 2 नंबर का वो हम कर लें, तो आपको ये 20 एमसीक्यू जरूर करना चाहिए हमारे साथ। और हम ऐसे नहीं करेंगे, बिल्कुल एक्सप्लेनेशन भी देंगे, आंसर बताने के बाद थोड़ा थोड़ा आपको रिकॉल भी कर पाएंगे जो आप पढ़े थे। और अगर अभी तक आपने सत्ता की साझेदारी पढ़ा नहीं है चैप्टर को, तो आप मेरे चैनल के पेजेस पर जाकर पढ़ सकते हैं। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो टीएससी को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि थिंक स्मार्ट आर्ट कॉम पर ऑल ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट क्लास 10th 11th 12th के पढ़ाए जाएंगे और कुछ सब्जेक्ट हमने स्टार्ट भी कर दिया है। और एक रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा लेना, क्योंकि वाइट बोर्ड है, दिखेगा नहीं आपको सही से। तो वीडियो क्वालिटी थोड़ा सा अगर आप 720 या 1080 पे कर लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा दिखेगा, ये क्लियर एकदम दिखेगा और आपको पढ़ने में भी मजा आएगा, एमसीक्यू करने में मजा आएगा। तो पढ़ते हैं, हमारा देखते हैं पहला एमसीक्यू क्या है। देखिए, इसमें पहला एमसीक्यू है कि सत्ता की साझेदारी का सबसे अच्छा परिणाम क्या होता है। सत्ता की साझेदारी का इसमें सबसे अच्छा परिणाम पूछ रहा है। यहाँ 4 ऑप्शन है। संघर्ष बढ़ता है, राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती है, लोकतंत्र मजबूत होता है, सरकार कमजोर होती है। तो अगर आप अपना आंसर गेस कर सकते हैं तो जरूर कीजिए, ताकि अगर मैं सही उत्तर बताऊं तो आपको पता चले मैंने गलत किया या नहीं। अगर आप सत्ता की साझेदारी पढ़े हैं तो आप ये बहुत आसानी से कर लेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लोकतंत्र मजबूत होता है। अब आप कहेंगे कि सत्ता की साझेदारी का सबसे अच्छा परिणाम लोकतंत्र मजबूत होता है, ये कैसे? ये इसलिए क्योंकि सत्ता की साझेदारी का मतलब होता है कि सत्ता को विभिन्न व्यक्तियों, विभिन्न समुदायों में बांट देना। अब इन व्यक्तियों समुदायों में बांटेंगे, यही है सत्ता की साझेदारी। जबकि सत्ता का केंद्रीकरण होता है सिर्फ एक व्यक्ति के हाथ में पूरी सत्ता दे दो। और लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि अधिक से अधिक लोगों का शासन में भागीदारी हो, अधिक से अधिक समुदाय शासन में भागीदारी करे, तो लोकतंत्र है। तो जब सत्ता का हम बंटवारा करते हैं तो अधिक से अधिक लोगों को सत्ता बांटते हैं, सिर्फ एक लोगों के हाथ में पूरी सत्ता नहीं देते हैं। इसलिए सत्ता की साझेदारी का सबसे अच्छा परिणाम होता है कि डेमोक्रेसी हमारी स्ट्रांग होती है। तो आई होप मुझे ये आपको समझ आया होगा, उम्मीद है ऐसा। और दूसरा प्रश्न की अगर हम बात करें कि बेल्जियम में कौन सा भाषाई समुदाय सबसे बड़ा है, तो अगर आप बेल्जियम का जब उदाहरण समझ रहे थे तो इसमें पूछ रहा है कि उस बेल्जियम जो है, बेल्जियम में कौन सा भाषाई समुदाय सबसे बड़ा था। क्या वो जर्मन था, फ्रेंच था, डच था, ब्रिटिश था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा, आप अपना आंसर लॉक कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी डच। क्योंकि डच की संख्या लगभग 59% थी क्या, शायद, मैं कंफर्म नहीं हूँ, आप लोग कमेंट में कर देना क्या 59% ही थी क्या। उसके बाद हमारा तीसरा एमसीक्यू है, बेल्जियम की राजधानी कौन है। तो बेल्जियम की राजधानी क्या है, आपने पढ़ा था। अगर आपने पढ़ा था तो आपको याद होगा कि बेल्जियम की राजधानी थी ब्रुसेल्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यानी ये सब मार्क्स एक एक नंबर के ऐसे एमसीक्यू के फॉर्म में आते हैं। तो श्रीलंका में चौथा प्रश्न है हमारा, श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय कौन सा है। तो श्रीलंका में जो बहुसंख्यक समुदाय था वो कौन सा था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसमें 4 ऑप्शन है, तमिल है, अंग्रेजी है, सिंहली है, फ्रेंच। तो इसमें पूछ रहा है बहुसंख्यक समुदाय, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। जो श्रीलंका में सिंहली थे वो बहुसंख्या थी उनकी, और इन्हीं लोगों को शासन में भागीदारी बनाया गया था, इन्हीं लोगों को केवल अधिकार दिया गया था, इसीलिए श्रीलंका में आ जाता है बहुसंख्यकवाद, इसीलिए श्रीलंका में आ जाता है बहुसंख्यकवाद। उसके बाद हमारा पांचवा एमसीक्यू है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का विभाजन क्या कहलाता है। तो मैंने आपको पढ़ाते वक्त ये बताया था, ये वाला ये हो बता दिया था, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये तीन तीन खाने में, ये 3 खाना जो मैंने बनाया है, इसमें ये जो अलग अलग प्रकार हैं, शासन के अंग हैं, इसको बताया था कि ये भी सत्ता की साझेदारी का एक रूप है। जब हम सत्ता की साझेदारी के प्रकार पढ़ रहे थे, सत्ता की साझेदारी के रूप, वहां पर मैंने बताया था। तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का विभाजन क्या कहलाता है। क्या सत्ता का केंद्रीकरण कहलाएगा? बिल्कुल नहीं। क्या सत्ता का पृथक्करण कहलाएगा? यस।
सत्ता का पृथक्करण ही कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर सत्ता है, जो पावर है पूरी, वो सिर्फ एक व्यक्ति के हाथ में, केवल कार्यपालिका के हाथ में नहीं है, बल्कि विधायिका के भी हाथ में है, न्यायपालिका के भी हाथ में दे दिया गया। तो यहाँ पर सत्ता अगर अलग अलग अंगों के पास चला जा रहा है तो वहाँ पर सत्ता का साझेदारी हो रहा है। तो यही पूछ रहा था कि इसमें विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता का विभाजन क्या कहलाता है? सत्ता का पृथक्करण। अगर यही सत्ता का साझेदारी कर देता पृथक्करण के जगह, तो भी ऑप्शन बी ही सही होता। ठीक है, पृथक्करण में करना मतलब अलग अलग करना, और साझेदारी मतलब ही बांटना, लोगों को उसमें हिस्सेदार कर देना, बहुत सारे समुदायों को, बहुत सारे व्यक्तियों को। तो मुझे उम्मीद है ये 5 एमसीक्यू आपको समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं 6 से लेके 10 एमसीक्यू तक। तो अगर आप इसे नोट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, सत्ता की साझेदारी का एक प्रमुख लाभ क्या है? सत्ता की साझेदारी का एक प्रमुख लाभ क्या है? इसमें पहला ऑप्शन है सामाजिक संघर्ष कम होते हैं, दूसरा ऑप्शन है युद्ध बढ़ते हैं, तीसरा ऑप्शन है लोकतंत्र समाप्त होता है, चौथा ऑप्शन है अधिकार कम होते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सामाजिक संघर्ष कम होते हैं, क्योंकि सत्ता की साझेदारी जहां होगा वहां लोगों में असंतोष नहीं होगा। उनको लगेगा ही नहीं कि हमारे साथ भेदभाव हुआ है, हमारे भाषा के साथ खिलवाड़ हुआ है, हमारी संस्कृति को दबाया जा रहा है, खत्म करने की कोशिश की जा रही है। अगर उनको ऐसा लगेगा ही नहीं तो भाई सामाजिक संघर्ष क्यों ही होगा? तो अगर सत्ता की साझेदारी होगा तो सामाजिक संघर्ष कम होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ये तीनों नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार किस आधार पर बनाई गई? याद करो जब हम बेल्जियम पढ़ रहे थे, बेल्जियम की स्थिति और बेल्जियम की समझदारी, तो उसने यही समझदारी बनाया कि एक तीसरे स्तर की सरकार की व्यवस्था किया। वो स्तर था सामुदायिक सरकार, सामुदायिक स्तर की सरकार। सामुदायिक स्तर की सरकार सिर्फ भाषा के आधार पर गठित होती थी। मतलब इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भाषा। तो बेल्जियम में सामुदायिक सरकार किस आधार पर बनाई गई थी? भाषा के आधार पर बनाई गई थी। अब बात करें कि श्रीलंका की नीति का परिणाम क्या हुआ? श्रीलंका की नीति का परिणाम क्या हुआ? तो इसका ऑप्शन ए है शांति, गृह युद्ध, आर्थिक क्रांति, एकता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गृह युद्ध हुआ था। क्योंकि याद करो जब श्रीलंका अपना पॉलिसी बनाया कि सिंहली समुदाय को सिर्फ शासन में भागीदारी बनाया, सिंहली समुदाय को संरक्षण दिया, सिंहली समुदाय के भाषा को, धर्म को संरक्षित किया, जबकि जो तमिल थे उनकी उपेक्षा किया गया, तो इससे तमिलों में असंतोष आया, शासन को लेकर बेगानापन बढ़ता गया और अंततः हो गया गृह युद्ध। तो श्रीलंका की नीति का क्या परिणाम हुआ? तो उसका परिणाम गृह युद्ध हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 9वां प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सत्ता की साझेदारी का मुख्य संदेश क्या है? सत्ता की साझेदारी का मुख्य संदेश क्या है? इसमें पहला ऑप्शन है सत्ता एक व्यक्ति के पास होनी चाहिए। क्या सत्ता की साझेदारी का मुख्य संदेश ये है? और दूसरा है बहुसंख्यक हमेशा सही होते हैं। तो क्या सत्ता की साझेदारी का मुख्य संदेश ये है कि बहुसंख्यक हमेशा सही होते हैं? तीसरा है सत्ता का बंटवारा शांति और लोकतंत्र को मजबूत करता है। और चौथा है विपक्ष की आवश्यकता नहीं होती। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सत्ता का बंटवारा शांति और लोकतंत्र को मजबूत करता है। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 भी जो है ये आपको समझ आया होगा। अब बात करते हैं 10, 11, 12 आगे के एमसीक्यू जो हैं उसे भी हम देख लेते हैं, ताकि इस चैप्टर से जो भी एमसीक्यू बने इसी में ऐसे आ जाए और आप थोड़ा सा अपना एलिमिनेशन जो होता है लगाते हैं कि ये नहीं होगा तो ये ऑप्शन सही होगा, उससे आप थोड़ा सा सही कर लें अपना प्रश्न। तो हमारा उद्देश्य है कि आपका नंबर ना कटे और आप थोड़ा सा टेस्ट भी हो जाएगा। अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है, आप देखिए क्या एमसीक्यू हल कर पा रहे हैं, तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं हम इसके आगे के एमसीक्यू की। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, बेल्जियम की कितनी आबादी का हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है? अब ये तो फैक्ट है, अब आप इसे याद करो कि बेल्जियम की कितनी आबादी का हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है। ऑप्शन ए है 30%, बी है 45, सी है 59, डी है 62। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 59%। अच्छा, फ्लेमिश इलाके में कौन रहते थे? डच रहते थे कि फ्रेंच? तो डच रहते थे। ओके,
अब हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, बेल्जियम में समानतः कौन सी दो भाषाएं बोली जाती हैं? तो डच व अंग्रेजी, फ्रेंच व डच, फ्रेंच व अंग्रेजी, डच व सिंहली। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, आप लोग सोचिए जरा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी फ्रेंच व डच। तो बेल्जियम में समानतः कौन सी दो भाषाएं बोली जाती थी? फ्रेंच व डच। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 है, श्रीलंका की तमिल समस्या का कारण निम्न में से कौन सा है? तो श्रीलंका की तमिल समस्या का कारण निम्न में से कौन सा है? पहला है तमिलों की भाषा, संस्कृति, अधिकारों के प्रति सिंहली नेतृत्व वाली सभी राजनीतिक पार्टियों द्वारा अनदेखी करना। तो मतलब जो तमिल थे, तमिल थे और जो सिंहली नेतृत्व वाली पार्टी थी, तो जो सिंहली नेतृत्व वाली पार्टी थी वो तमिलों की भाषा, संस्कृति और अधिकारों के प्रति उदासीन थी। इसका कहने का मतलब ये है। और दूसरा है सिंहलियों का बहुसंख्यकवाद। और तीसरा है सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता देने की नीति। तो भैया तमिल समस्या का इन तीनों में से कौन सा कारण है? क्या उपयुक्त सभी होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त सभी। ये तीनों ही कारण थे श्रीलंका में तमिल समस्या का। इसी के कारण, इन्हीं तीनों समस्या के कारण तमिलों में नाराजगी था सिंहली नेतृत्व वाली पार्टी को लेकर कि ये लोग शासन में खुद जाकर बैठ गए हैं अपनी बहुसंख्या के बल पर, क्योंकि इनकी संख्या अधिक थी और हमारे अधिकारों की उपेक्षा कर रहे हैं, हमारे संस्कृति, भाषा और अधिकारों की उपेक्षा कर रहे हैं, सरकारी नौकरियों में खुद ही जा रहे हैं, हम लोगों को भर्ती ही नहीं कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन नंबर 12, 11, 10 भी आपको समझ आया होगा। एक यहाँ पर ये हमारा एमसीक्यू समाप्त होता है क्योंकि हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू ले लिए। लेकिन आपको एक प्रश्न और याद रखना है जो पूछ सकता है, संभावना कम है लेकिन पूछ सकता है कि श्रीलंका ने सिंहली भाषा को कब राजभाषा घोषित किया? सिंहली भाषा को राजभाषा कब घोषित किया? राजभाषा कब घोषित किया? ये भी एक एमसीक्यू बना सकता है लेकिन बहुत कम ही चांस है बिहार बोर्ड में बना सकता है, क्योंकि वहाँ पर कुछ एनसीईआरटी के आगे जाकर पूछता है। तो इसको आप याद रखना, 1956 में ये हुआ था, सिंहली भाषा को राजभाषा श्रीलंका ने घोषित किया और इसी कारण तमिलों में बेगानापन भी बढ़ता गया शासन को लेकर। तो मुझे उम्मीद है आपको ये पूरा एमसीक्यू, आपको क्वेश्चन नंबर 13, लगभग 13 एमसीक्यू आपको समझ आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।